Jai Jinendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Sugar and Sour. Okay, so आज के वीडियो में I'll be sharing with you all some tips which I followed during my CA foundation as well as my CA intermediate journey, which helped me secure exemption at both the levels. I hope this will be helpful to you as well. I have divided the steps in 3 stages: preparation stage, revision stage, and then examination stage as well. Along with it, I have also shared my relevant mistakes which I did when I was going through that phase, which I would not want you to repeat in your journey. So let's get into it. My first tip to you all is please prepare a schedule, set the deadline जब तक आप expect कर रहे हो कि आपकी accounts की पढ़ाई complete हो जानी चाहिए. I am someone who believes in planning everything, इसीलिए मैं बता रही हूँ, trust me, बहुत ज्यादा helpful होता है कोई भी चीज को plan करना. So when you want to do something, it's already half done when you plan how you want to do it. इसीलिए please plan करो कि आप कैसे आपकी पढ़ाई को carry forward करने वाले हो. मेरी टिप नंबर 2 इसी प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए है. प्लीज आप जब भी आपके प्लान्स बनाओगे, मे इट बी डेली प्लान्स, मे इट बी वीकली प्लान्स, ट्रस्ट मी, वीकली प्लान से ज्यादा लंबे प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं है. एकदम ज्यादा लंबे बनाओगे, आप फॉलो नहीं कर पाओगे, तो उसका ट्रैक छूट जाएगा एंड देन यू विल टोटली गिव अप ऑन इट. इसीलिए वीकली प्लान ही बनाना मैक्सिमम एंड पे. और चाहो तो आप डेडलाइन सेट कर सकते हो कि ये मंथ के एंड तक मेरा क्या क्या हो जाना चाहिए, बट एकदम डे वाइज एक वीक से ज्यादा का प्लान मत करके रखना. और ये जब आप प्लानिंग करोगे, प्लीज इंश्योर कि यू आर इंक्लूडिंग बफर डेज इन इट. आपको नहीं पता आपको कब बुखार आने वाली है, तो प्लीज बफर डेज इंक्लूड करो. बफर डेज का मतलब होता है कि अगर आपका किसी भी वजह से जिस दिन के लिए जो प्लान किया हुआ था वो नहीं हो पाया, तो आप वो बफर डेज के थ्रू आपकी प्लानिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो और कवर कर सकते हो जो गैप अराइज हो रहा है. इससे क्या होगा कि आपने जो उसके आगे की प्लानिंग की हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होगी. तो प्लीज मेक श्योर कि आप बफर डेज को इंक्लूड करो. और जस्ट इमेजिन, भगवान करे आप कभी बीमारी ना पड़ो, आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी आए ही ना जिसकी वजह से आप आपका प्लान फुलफिल ना कर पाओ, तो उस केस में रियलाइज कि आपके बफर डेज आपके लिए एक्स्ट्रा डेज बन जाएंगे. तो जहां लोग अपना नॉर्मल प्लान कंप्लीट कर रहे हैं, यू ऑलरेडी हैव एक्स्ट्रा डेज जिसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सकते हो. तो इसीलिए बफर डेज इंक्लूड कर लेना सेफ साइड पे. ऑल्सो जो भी आप प्लान करोगे, प्लीज इंश्योर कि आप मैक्सिमम 2 घंटे ही पढ़ो एक सिटिंग में. बहुत लोग बोलते हैं कि लंबी लंबी सिटिंग मारना जरूरी है. आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट फैक्ट. 2 घंटे की सिटिंग लो, फिर 20 मिनट का ब्रेक लो, फिर आप बैठ जाओ चाहिए तो. प्लीज उससे ज्यादा मत बैठो. आपका ब्रेन है, रोबोट नहीं है. इतने टाइम तक वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा. चाहिए तो मैक्सिमम 3 आवर्स करो इफ यू आर केपेबल ऑफ इट, पर उससे ज्यादा नहीं. प्लीज टेक ब्रेक्स, एंजॉय करो. और ये ब्रेक रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आप अगर अभी आपने आपकी प्रिपरेशन शुरू की है, अगर आप नवंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हो, तो संडे टू संडे प्लीज टेक ब्रेक्स. प्लीज चिल आउट करो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, ये बहुत जरूरी है. आप पहले दिन से ही अगर 8-8 10-10 घंटे पढ़ने बैठोगे ना, तो एक पॉइंट आपकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा जल्दी आएगा, वो पॉइंट जब आप पढ़ाई से बोर हो जाओ. क्योंकि इंटर में ट्रस्ट में आएगा. ये प्लीज ये बात को ध्यान रखो कि शुरू शुरू से 8-8 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है. ब्रिंग योर पीक एट द टाइम व्हेन इट इज इम्पोर्टेंट. तो इसीलिए संडे टू संडे प्रॉपर ब्रेक्स लो, चिल आउट करो. लाइफ सिर्फ सीए तक लिमिटेड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है. तो इसीलिए प्लीज डोंट टोटली कट ऑफ फ्रॉम योर सोशल लाइफ. ओके, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ समवन आल्सो आस्क्ड मी कि कौन से चैप्टर्स से शुरुआत करनी चाहिए. तो इसके लिए मेरे पास 2 ओपिनियंस है. अगर आप मे अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो और अभी तक आपके अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं हुई है, तो प्लीज इंश्योर करना कि आप 2-3 वो चैप्टर्स करो जो आपने 11th-12th में नहीं किए थे, लेकिन वो एग्जाम में डैम श्योर आते ही आते. तो वैसे वाले चैप्टर्स एक बार आप, जैसे सोगरा हो गया, एवरेज ड्यू डेट वाले चैप्टर्स हो गए, ये वाले आप कर लो, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर्स है और मार्क्स फेचिंग चैप्टर्स है और ये आपको आते नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, पार्टनरशिप अकाउंट बचा है, एनपीओ बचा है, ये हमने कहीं ना कहीं 11th-12th में किया हुआ है. तो अभी आप मानो या ना मानो, आपको थोड़ा बहुत याद होगा ही होगा उसका. तो इसीलिए अगर आप वो चैप्टर्स कर लोगे तो सेफ साइड रहोगे, बिकॉज आपका ऑलरेडी पार्टनरशिप एंड एनपीओ थोड़ा बहुत आता है आपको. तो 1 हफ्ते का टाइम दोगे तो वो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जो नया चैप्टर है वो आप सीखोगे तो एडिशनल 5 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो. दूसरे साइड पे नवंबर अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए या आगे आने वाले अपकमिंग एनी अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए
आप लोग प्लीज उन चैप्टर्स से स्टार्ट करना आपकी पढ़ाई जो 11th-12th में हो चुके हैं। आई नो मैं कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज दे रही हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरा रीजन ये है कि अगर जो चैप्टर्स आपने 11th-12th कॉमर्स से अगर आप हो और आपने वहां पे वो चैप्टर्स किए हैं, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट मैंने कहा, कंपनी अकाउंट्स, एनपीओ, ये चैप्टर्स आपने किए हुए हैं, ये अगर आप चैप्टर्स पहले करोगे ना आपके सीए फाउंडेशन की जर्नी में, तो ट्रस्ट मी आपके हाथ में ऑलरेडी 30 to 40 मार्क्स सिक्योर्ड है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा आधा अकाउंट्स तो हो चुका है। अब आपको अलग अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि फाउंडेशन का अकाउंट सेम ही 11th-12th जैसा और है ही क्या इसमें। तो उसके बाद आपको जो नए वाले चैप्टर्स हैं उनको ट्राई करने में डर नहीं लगेगा कभी भी। तो आई वुड सजेस्ट कि आई फील दिस टू बी अ वेरी यूजफुल एंड थॉटफुल पॉइंट। अगर आपको ठीक लगे तो फॉलो करो, अदरवाइज योर स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो वेलकम। और हाँ, मैं अभी डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये मेरा पहला स्ट्रेटेजी वीडियो है। मैं अभी सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। आई हैव नॉट सिक्योर्ड एनी ऑल इंडिया रैंक इन सीए इंटरमीडिएट। 690 पर ऑल इंडिया रैंक एंड आई एम जस्ट 566। सो आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर राइट अवे कि जरूरी नहीं है जो स्ट्रेटेजी मुझे कंफर्टेबल लगती है, जो मुझे मार्क्स फेच करने में हेल्प करती है, वो आपको भी करेगी। उसी तरीके से आगे भी मैं अभी अपने फैकल्टी के बारे में भी बताऊंगी। तो जरूरी नहीं है जिनसे पढ़कर मुझे समझ आया वो आपको भी आएगा। प्लीज जज मत करना, कंपेयर मत करना। आपको ठीक लगे तो आप फॉलो करना, ठीक ना लगे छोड़ देना। ओके, आई डोंट वांट एनी फर्दर डिस्कशंस ओवर द पॉइंट कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। मुझे जो सही लगता है, दिस इज माय चैनल, आई एम गिविंग माय ओपिनियंस ओपनली। और किसी भी निगेटिव पर्सन के लिए आई वोंट बी स्टॉपिंग माई सेल्फ फ्रॉम पोस्टिंग फॉर दोज हु हैव एक्चुअली आस्क्ड मी टू पोस्ट दिस। ओके, गिविंग अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्लेमर, सॉरी इफ आई एम साउंडिंग रूड। एनीवेज, चलो चलते आगे। टिप नंबर 3 फ्रॉम माय एंड इज प्लीज गेट कंफर्टेबल विद कैलकुलेटर। पहले से 2 कैलकुलेटर खरीद के रख लो, स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेटर खरीद के रख लो। इफ यू वांट, मैं अपने कैलकुलेटर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। दिस आई फील इज द मोस्ट हेल्पफुल कैलकुलेटर और एकदम कंफर्टेबल है और कॉमनली एक्सेप्टेड है। तो इफ यू वांट वो देख लेना एक बार। और पहले दिन से उसी कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करना जो आप एग्जाम में लेकर जाने वाले हो। अपना हाथ उस पर बिठा लेना। गेट यूज्ड टू m प्लस m माइनस एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ कीज कैलकुलेटर पर की, जो आपका काम आसान करने में हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप कैलकुलेटर के साथ कंफर्टेबल हो, अगर आपकी स्पीड कैलकुलेटर पे वही स्पीड है जिससे आप लिखते हो, तो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम सेव होने वाला है। आईसीआई पागल नहीं है जो उसने कैलकुलेटर अलाउड रखा है अपने लिए, राइट? वो नहीं चाहता है कि आप गधा काम करो यूनिट डिजिट्स ऐड करने का, फिर कैरी ऑन करने का एंड ऑल। तो प्लीज, आप घर पर भी पढ़ाई करते हो तो आलस मत करो, कैलकुलेटर लेके आओ, कैलकुलेटर पे ही आपके कैलकुलेशंस करना सारे। ओके, टिप नंबर 4 आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल इज प्लीज डू नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ अगर स्टेप्स रट कर जाओगे कि अच्छा इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो जिंदगी में कहीं नहीं जाने वाले हो आप लोग। तो इसीलिए प्लीज आप जब भी कोई चैप्टर नया लो, इफ पॉसिबल, अगर टाइम परमिट करता है या फ्री बैठे हो, कभी एकदम ज्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मॉड्यूल पढ़ लेना यार एक बार। मॉड्यूल में ऑलमोस्ट हर चीज का लॉजिक लिखा होता है। अदरवाइज आपके जो एजुकेटर्स होंगे वो भी क्लास में लॉजिक एक्सप्लेन करते होंगे। तो प्लीज सिर्फ मार्क्स के पीछे मत जाना ये सोचकर कि थ्योरी क्वेश्चंस बनते नहीं है, थ्योरी क्वेश्चंस आते नहीं है ज्यादा, या आते हैं तो ऑप्शन में आते हैं। ये मेंटालिटी मत रखना। मैं रटने के लिए नहीं कह रही कोई भी थ्योरी, लेकिन एक बार पढ़ने के लिए पढ़ लेना, बिकॉज वो आपका दिमाग खोलते हैं और आपको जो चीज करनी है वो क्यों करनी है और कैसे करनी है, इसका जब लॉजिक पता होता है ना, तो वो करना आसान हो जाता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि प्लीज फोकस ऑन बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स एज वेल। और दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू कि कोई भी इनफैक्ट लेजर अकाउंट्स बनाने के टाइम पर भी पहले दिमाग में उसकी जर्नल एंट्री सोचो और उसके बाद करो। अगर आप सिर्फ मॉड्यूल देख लोगे, रट लोगे कि अच्छा यहाँ पे बाय है, यहाँ टू है, तो इसीलिए अपने को ऐसा करना है, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ अहेड। तो अभी से आगे जाके हमें कैसा काम करना है उसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है। ओके और अगर आप अभी से वो स्टेप्स रटने वाला काम कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप इट, बिकॉज एग्जामिनर अच्छे से जानता है कि हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है। तो वो एक आधी एडजस्टमेंट बीच में ऐसी डाल देता है क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन के बीच में, जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन हिल जाएगा और आप अटक जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे सिर्फ वो पार कर पाएगा जिसके बेसिक्स क्लियर है और उसको पता है कि अच्छा अगर मुझे अब ये एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करनी है तो इसका इफेक्ट ये अकाउंट में ऐसे आएगा। तो फोकस ऑन जर्नल एंट्रीज एज वेल, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो 11th-12th कॉमर्स से नहीं थे। गाइज, you'll have to give more time and more dedication towards basics. Okay, अब
नेक्स्ट वाली जो मेरी टिप है, इट इज समवेयर रिलेटेड टू संडे ब्रेक्स, जो मैंने कहा था। रियलाइज कि मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि आप पूरा का पूरा दिन ब्रेक लोगे, मतलब हाँ ठीक है, महीने में एक आध पूरा पूरा दिन ब्रेक इज ओके, बट फिर भी इफ पॉसिबल एटलीस्ट संडे टू संडे टेस्ट दे देना यार। और टेस्ट कैसे देने हैं उसके लिए ध्यान से सुनो। जो आप चाहे किसी भी एजुकेटर से क्यों ना करते हो, ट्रस्ट मी, वो लोग ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस अपने मटेरियल में इंक्लूड करते ही है। तो आप जब टेस्ट दोगे तो प्लीज अदर रिसोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे आईसीआई के बुक के पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, टाइम लगाकर बस वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। टाइम लगाने के लिए आई होप यू नो दैट व्हेनेवर यू प्रैक्टिस मैक्सिमम 1.5 मिनट पर मार्क देना का मतलब ये कि अगर आपको क्वेश्चन देकर लगता है, अगर उस पर मार्किंग नहीं ऑब्वियसली, और अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन 5 मार्क के लिए बन सकता है, तो 5 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मिनट्स, जो भी आंसर आएगा उतना ही टाइम डेडिकेट करना उस क्वेश्चन के लिए। मतलब ऑब्वियसली प्रैक्टिस स्टेज में पॉसिबल नहीं है कि पहली बार में आपका उतने टाइम में हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना और तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आपको टाइम फ्रेम में अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हो। दिस आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द एग्जामिनेशन डे। और ये 1.5 का कैलकुलेशन कैसे आया? 180 मिनट्स की एग्जाम होती है, 100 मार्क का पेपर होता है, डिवाइडेड 1.8 मिनट्स आता है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन कंसिडरिंग द प्रेशर, नर्वसनेस और ब्लैकिंग आउट, इसीलिए मैंने कहा कि 1.5 मिनट्स की तैयारी करोगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट टिप फोकसेस ऑन द रिवीजन स्टेज। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने अपने रिवीजन वीडियो में भी आपका शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाया कि जो आपका लेटेस्ट रिवीजन था एग्जाम्स के पहले का, उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा था, अकाउंट्स का नहीं हो रहा था। अकाउंट्स का जा रहा था वो सीधा फाइनल रिवीजन का पार्ट बन रहा था। वो मैंने इसीलिए किया ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम दे सको। ओके, तो अकाउंट्स का पेपर अगर फर्स्ट है तो अकाउंट्स के पेपर के पहले अकाउंट्स का फाइनल रिवीजन होना चाहिए। इस तरीके से स्ट्रेटजी डिजाइन करना अपनी। इफ यू आर स्टिल नॉट क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो। आई हैव शेयर्ड अ डिटेल डेट वाइज प्लान इन इट, जिससे कि आपको रियलाइज होगा मैं क्या एक्चुअली बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ दैट वेल राइट नाउ। और या तो रिविजन शेड्यूल को उस तरीके से बनाना ताकि आपका लास्ट रिविजन और आपका फर्स्ट पेपर कोलाइड हो। हे, मिस्टेक अलर्ट। अकाउंट्स का जो आप रिवीजन करोगे प्लीज उसको सिर्फ 1.5 डे के लिए मत रखना, जैसे बाकी सारे पेपर्स को आपको मिलने वाली है छुट्टियां। अकाउंट्स के लिए आपके पास पहले टाइम है तो टाइम दो, ठीक है? 2 दिन 2.5 दिन अकाउंट्स के रिवीजन के लिए दो। दिस इज अ मिस्टेक अलर्ट, क्योंकि मैंने अकाउंट्स में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था 12th के मार्क्स देखने के बाद, एंड अकाउंट्स की प्रैक्टिस मेरी जितनी हुई थी उसके हिसाब से, उस चक्कर में मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने अकाउंट्स को भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 डे दिया फाउंडेशन में। इनफैक्ट हमको तो उतना भी नहीं मिला था, बिकॉज आर एग्जाम शिफ्टेड एंड मैथ्स और इकोनॉमिक्स के बीच में आ गई थी अकाउंट्स की एग्जाम, सो वी लिटरली हैड नो हॉलिडे फॉर अकाउंट्स पेपर। बट क्योंकि पहले इतनी ज्यादा एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी थी और मेरे प्लान्स तैयार थे, तो मैं तब भी वही गलती करने वाली थी कि मैंने 1.5 डे ही रखा था अकाउंट्स के लिए प्रिपरेशन के लिए। आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइज बिकॉज आप रियलाइज करो, अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप हाई स्कोर कर सकते हो, अनलाइक टिपिकल थ्योरी सब्जेक्ट्स जिसमें जरूरी नहीं है कि आप 90+ लेकर आओगे, बट अकाउंट्स में ये 100% पॉसिबल है। इसीलिए जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको ज्यादा टाइम दे सको, तो प्लीज पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जिससे अगर आपको बाकी के 3 सब्जेक्ट में से किसी में डर लगता है तो आप अकाउंट्स में उसको कवर कर सको। तो सफिशिएंट टाइम दो, बिकॉज आपके पास है टाइम। आपके प्लान में अकाउंट्स के लिए कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, जैसे बाकी पेपर्स के लिए 1.5 डे का ही है। तो अकाउंट्स में टाइम है तो टाइम दो। मेरी तरह खुशारियां करके सिर्फ 1.5 डे देने की जरूरत नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट को भी तो वैसे ही करना है तो अकाउंट्स को भी करेगी, जरूरी नहीं है। ओके, एंड वन मोर बिगेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है गाइस, जब जब रिवीजन करो ये जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी मॉड्यूल दोबारा दोबारा सॉल्व करो। प्लीज रिवाइज स्मार्टली, बिकॉज आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड एंड अभी भी रिकमेंड करूंगी मिनिमम 3 रिविजन्स बिफोर योर एग्जामिनेशन। दिस रिविजन पार्ट डज नॉट इंक्लूड पेपर सॉल्विंग। ओके, तो 3 रिविजन्स मिनिमम आपको करने चाहिए। तो जब रिवाइज भी करना है, यू हैव टू रीविजिट द कंटेंट। You don't have to visit it for the first time. You are revisiting it when you are revising it. तो पहला रिविजन करोगे तो क्वेश्चंस सारे सॉल्व करो, पूरा डीप रिविजन करो, और फर्स्ट रिविजन में हर वो क्वेश्चन टिक करो जिसमें कुछ नया पॉइंट है, कुछ नया एडजस्टमेंट है या कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है। सिर्फ उन क्वेश्चंस को टिक करो, और वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं बने उन पे स्टार मार्क लगाओ या टिक करो, जो भी आपको करना हो। ओके, और सेकेंड रिविजन में सिर्फ वो क्वेश्चंस सॉल्व करो कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद। वापस से बेसिक्स और इलस्ट्रेशंस जो होते हैं एकदम बेसिक चिलर टाइप्स, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
आपका टाइम बहुत कीमती है रिविजन स्टेज का, तो उसे कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको स्मार्टली डिसाइड करना होगा। सेकेंड रिविजन में फिर वो क्वेश्चंस पर से टिक हटा दो जो आपको जम गए, 2 बारी 3 बारी में बन गए आपसे, वो जो आपसे सॉल्व हो गए, जिसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, उसे इरेज, उसके टिक को इरेज कर दो। ठीक है। और थर्ड रिवीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस रखो जो आपको सेकंड रिवीजन में हार्ड लगे थे, या आपसे पहली या दूसरी बारी में नहीं बने थे, या जिस पर आपको टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ी थी। थर्ड रिवीजन के बाद जब आप फाइनल रिवीजन के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हो पढ़ने का, तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि सिर्फ वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए फाइनल रिवीजन के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट हर पॉइंट कवर होता है छोटा से छोटा, स्पेशली वो जो हटके है, जो नया है, जो हर कहीं दिखने नहीं मिलता। और ये मोस्टली आरटीपी, एमटीपी या पीवाईक्यू में ही मिलेगा आपको, या आईसीआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिलेगा। ओके तो प्लीज रिवाइज एंड डिसाइड कि आपको 1.5 डे में क्या एक्चुअली करना है। वो 1.5 डे में पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो स्मार्टली डिसाइड करो। ओके अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैंने पूरी पढ़ाई टैब पर ही की थी, और उसमें एक फीचर होता है जिसमें मैं कलर कर सकती हूँ डॉक्यूमेंट को, तो मैं उस पर व्हाइट कलर मार दिया करती थी उन क्वेश्चंस पे जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे आ ही जाएंगे अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो। और अगर वैसा भी नहीं करना है, एंड उसमें भी मैंने क्या किया था, सेकेंड रिवीजन में जो मुझे फिर भी नहीं बने लेकिन बाकी पूरा क्वेश्चन बेसिक है, तो सिर्फ वो एडजस्टमेंट और उसका सॉल्यूशन इफेक्ट वाला पार्ट रहने दिया, बाकी सबको व्हाइट कलर कर दिया, या सिर्फ वो वाले पार्ट को हाईलाइट करके रख दिया, ताकि मुझे समझ आ जाए कि ये पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है मुझे, इस क्वेश्चन को मैं अभी भी टिक्ड इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उसमें एक हटके एडजस्टमेंट है, तो मुझे बस वो एडजस्टमेंट देखनी है और आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसे करना है वैसे करो, बट करो। हर बार गधी मेहनत मत करो। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, अभी भी कहूंगी कि हार्डवर्क इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हार्डवर्क कहाँ करना है वो डिसाइड करने के लिए स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट। तो डिसाइड स्मार्टली कि आपको हार्डवर्क कहाँ करना है। Okay, let's move on to the examination tips. So moving on to examination tips, मेरी सबसे पहली और most important tip ये है कि पेपर को 100% सॉल्व कर आना। एग्जामिनर को मौका दो कि आप पे वो मेहरबान हो सके इन केस आप फेल होने वाले हो। जितना आए उतना करो, स्टेप मार्किंग का फायदा उठाओ। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बेसिक ऐसा होता ही है जो आपने पढ़ा होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देता आईसीआई जिसका आपको दूर दूर तक कुछ अंदाजा ना हो। 1 in 100 टाइम्स सिचुएशन होगी ऐसी जब आपके पास पूरा का पूरा नया क्वेश्चन आया और आप उसको अटेम्प्ट करने की शुरुआत भी ना कर सको। एटलीस्ट जितना बनता है शांत दिमाग से बेसिक जितना आता है उतना करके आना। ओके तो एग्जाम रिलेटेड फर्स्ट टिप थी 100% अटेम्प्ट करके आना। टिप 2 थी स्टेप मार्किंग का फायदा लेना। टिप 3 इज कि जहां जहां जरूरी लगे वहां वहां वर्किंग नोट्स दो। एग्जामिनर को बताओ कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये आपको पता है। ऐसा समझ के चलो कि एग्जामिनर को अकाउंट्स आता ही नहीं है, वो सिर्फ अमाउंट्स देखकर चेक करने वाला है। तो आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि वो बंदे को भी समझ आ जाए कि इसने ऐसा किया कैसे है, या ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा आया क्यों है, कैसे आया है। ऑब्वियसली आई नो कि उन्हें पता होता है कैसा किया जाता है, लेकिन जस्ट आपके पेपर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से पेपर लिखो, ये समझकर पेपर लिखो कि सामने वाले को नहीं आता और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ऑब्वियसली बाय कीपिंग टाइम कंस्ट्रेंट इन कंसिडरेशन। टिप नंबर 4, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर ध्यान दो। सिर्फ फाइनल एग्जाम में नहीं, फाइनल मैदान में उतरने से पहले उसकी रिहर्सल करना जरूरी है। तो जो भी पेपर सॉल्विंग करोगे, जो भी क्वेश्चंस घर पर सॉल्व करोगे, टाइम के अंदर मैनेज करना सीखो कि आप कैसे प्रेजेंट करने वाले हो आपके आंसर को। एंड बाय प्रेजेंटेशन स्किल्स अकाउंट्स में स्पेसिफिकली आई मीन कि इन द बुक्स ऑफ डैश एंड डैश कंपनी, अकाउंट का नाम लिखना, लेजर की लाइंस बनाना, डेबिट क्रेडिट लिखना, टोटल लिखना, नीचे टोटल के पहले 2 लाइन मारना। अब ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में इतना सब कैसे कर सकते हैं, तो बाबू भैया प्रैक्टिस के साथ हर चीज हो जाती है। तो जब भी प्रैक्टिस करोगे पेपर सॉल्विंग की, तो उसमें ये चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपने आंसर्स लिखना, जिससे कि आपको रियलाइज हो जाए कि आप इतने टाइम में कितना कर पा रहे हो और एग्जाम में उतना ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, सिर्फ टी फॉर्मेट तो हर कोई बना लेता है, दैट इज नॉट अ बिग डील। यू नीड टू शो टू द एग्जामिनर कि आप पढ़कर आए हो, आप डिजर्विंग हो बाकियों से ज्यादा मार्क्स लेने के, ऑब्वियसली मैक्सिमम लिमिट के अंदर पर। ठीक है, तो आप में कुछ बात है ये एग्जामिनर तक कन्वे करो। उसके अलावा थंब रूल वाली टिप, फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स देखकर जाना एग्जाम से पहले।
मैंने फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर डिटेल में नहीं किया था, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरी तरीके से पता था, आई कुड अटेम्प्ट 20 मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो इसीलिए एक बार उसको रिविजिट कर लेना। उसके अलावा जो थ्योरी वाले चैप्टर्स है उनको एक एक बार जरूर पढ़ लेना, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आपके एग्जाम में है तो एटलीस्ट जो पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड ऑल दिए होते हैं उतना एक बार जरूर देख लेना। बिकॉज अगर किसी मेन बड़े क्वेश्चन में आप अटक रहे हो प्रैक्टिकल, सोच के चलो ना यार, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इसीलिए सोच के चलो कि आप किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अटकने वाले हो और आपको थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है, तो उस केस के लिए रिहर्स और थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज वो टोटली बेसिक्स होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की बात है एंड ऑल, तो एक बार भी पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा और कर लेना। लास्टली बस इतना बोलूंगी कि आई डोंट नो आप में से कितनों की पढ़ाई हो चुकी है, कितनों की अभी थोड़ी बाकी है, किसे ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, किसे नहीं रहने वाला है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी बस कि इफ यू फील कि आपने बहुत ज्यादा डेबिट्स मार लिए अपने लाइफ के अकाउंट में, आपने नहीं दिए एफर्ट्स, या आप कहीं लैग करते हो, या आपने कुछ गलत किया है, या आपने जितने चाहिए थे उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, तो इट्स टाइम टू पुट सम क्रेडिट्स इन योर लाइफ। क्योंकि लाइफ के अकाउंट्स में यू पे फॉर व्हाट यू डू, ओके, नो मैटर आपके पास कितने एडवांसेस आए या कितने क्रेडिट्स आए हैं, द एंड आपका अकाउंट टैली ही होना है। तो अपने लाइफ के क्रेडिट्स थोड़े से बढ़ाओ, मेहनत करो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो मेहनत के साथ नहीं पाया जा सकता। अगर आगे चलकर रिजल्ट पॉजिटिव लाना है, मम्मी पापा को, फैमिली को प्राउड फील करवाना है, तो वो हैप्पीनेस का सीक्रेट विल कम व्हेन योर डेबिट्स विल बी इक्वल टू योर क्रेडिट्स। सो वर्क ऑन योरसेल्फ। आई होप माय टिप्स वर हेल्पफुल टू यू। इस वीडियो में यही तक एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।